हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हमने लिया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हमने इंक्लूड किया है। और ये जो पेपर हुआ था आप सभी को पता है कि 4 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो ये जो हमने प्रश्न लिए हैं दोस्तों, आप सभी को पता है ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न है और आप सभी को पता है एनटीपीसी के एग्जाम में सामान्य अध्ययन का बहुत ही बड़ा बोलबाला है। तो चलिए मेरे भाई, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनको हम देखते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे भी कुछ और ज्यादा बढ़ करके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछा गया था, यानी 4 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी जो भी जितने भी क्वेश्चन है सब इसी मतलब शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हमने समावेशित किया है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा, उसका सही जवाब था बाइनरी। जवाब था, जवाब है। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, बाइनरी। हालांकि इसके कई सारे आधार होते हैं भाषाओं के, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही जवाब था क्या है, वो बाइनरी है। अब यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की आधारभूत भाषा, कंप्यूटर की आधारभूत भाषा यहाँ पर क्या है, बाइनरी है। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या है, बाइनरी है। यह केवल 0 और केवल 1, यानी आप कलर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 0 और 1 केवल 2 नंबर होते हैं। 0 और 1 यही 2 नंबर होते हैं और इनको क्या बोला जाता है, बाइनरी नंबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, बाइनरी नंबर को। क्लियर है। मैंने बताया कि इसके मतलब कई सारे आधार हैं भाषाओं के, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, नासिक। इसको और डिटेल में समझते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में है। यह नदी अरब सागर से 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह गंगा नदी की बाद सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो उसकी 2525 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। और यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, वो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। ये 2 तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 है किलोमीटर। और दूसरी चीज ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से होकर के क्या करती है, ये गुजरती है। और महाराष्ट्र के क्या, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में से निकलती है। क्लियर दोस्तों। चलिए, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, आप केवल देखिए अव्वल लाइनर पढ़ेंगे तो आप कितना आपको पता चलेगा। आप ऐसे पढ़ लेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, नासिक, लेकिन अब इसमें से पूछ लिया कि भैया किस राज्य से होकर गुजरती है, लंबाई कितनी है, कहाँ गिरती है, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जा रही हैं। तो आप इस तरीके से चीजों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपको वन लाइनर मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको आपने पढ़ा, और साथ में उसके आगे और पीछे 2-4 स्टेप आपने पढ़ा, आपकी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और चूंकि आप देखिए जो भी आपका मतलब क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो उन्हीं को आधार बना के क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, तो आपको कैसे आइडिया लगेगा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि प्रश्न पूछा कहाँ जाता है, प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, तो उसके आगे पीछे की जो चीजें हैं वो हमें देखना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये गोदावरी नदी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हमने इंक्लूड किया है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणा गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और गोदावरी नदी के तट पर नासिक, नांदेड़ और भद्राचलम जैसे महत्वपूर्ण शहर है। दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन उठाता है, पूछ लेगा कि गोदावरी नदी के किनारे कौन से शहर है, तो है नासिक, नांदेड़,
भद्राचलम, ठीक है, याद रखना आपको। और गोदावरी नदी के डेल्टा वाला इलाका बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाला है। गोदावरी नदी के डेल्टा वाला इलाका बाढ़ खतरा ज्यादा होने का इलाका है। गोदावरी नदी के किनारे कई बैराज और बांध बने हुए हैं। ठीक है, ये तो इतने जरूरी नहीं है, ये वाले इतने तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, कि मतलब इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणा गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ओ ओ ओ ओ ओ चलिए जी, साइज थोड़ा और बड़ा करते हैं, हाँ, ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि पिछली वीडियो में चीज़ें थोड़ी सी छोटी दिख रही थी, हमने इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत बेहद मतलब बेहद क्या मतलब, अब ये समझिए कि चीज़ें इतनी मिल जाएंगी, आपको दिख जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की शुरुआत तो ये हुई थी कब? 2015 में। देखिए मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं भैया, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है आप सभी को पता है कि मोदी की योजना उसमें जरूर पहुंचता है। मतलब मोदी की योजना क्या मतलब, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पहुंचता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो मतलब चीजें उठा के देखता है वो मोदी से रिलेटेड कई बार देखा जाता है प्रश्न। तो मोदी की जो योजना भैया उसको आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत तो फिलहाल हो गई थी 2015 में, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाएगा। यह दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए मिलता है। साथ ही आंशिक नुकसान होने पर 1 लाख का बीमा दिया जाएगा। आंशिक नुकसान थोड़े बहुत चीजें मतलब चोट फोट लगने के बाद या फिर कहीं टूट फूट जाने के बाद, तो ऐसे समझो इस बात को। इस बीमा राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपए प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपए प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। मतलब एक माह में आपको 1 रुपए देना और साल में क्या देना भैया, 12 रुपए आपको जमा करने होते हैं, देने होते हैं। जमा क्या, वो आपके खाते से ही कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको ये लाभ मिलेगा। तो शुरुआत तो फिलहाल आपको याद रखना है कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए योजना से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। कौन प्रधानमंत्री? भैया वही मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यह योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय बचत योजना है। इसका मकसद बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना, माता पिता को बेटी की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके हिस्ट्री से लिया गया है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। क्या है? कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बेलगाम कभी कभी आपको क्या लिखा मिलेगा? ये मिलेगा बेलग्राम, क्योंकि गांव गांव ही तो ग्राम होता है भैया, ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि बेलगाम को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिसंबर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें सत्र के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था। यह शहर ब्रिटिश राज के लिए एक प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करता था। मुख्य रूप से गोवा से इसकी निकटता के कारण, जो उस समय एक पुर्तगाली क्षेत्र था, इसलिए वहां पर बेलगाम में मतलब इसकी क्या की गई थी, इसका अधिवेशन किया गया था, इसकी बैठक की गई थी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसी अधिवेशन में भाग लिया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने इसी अधिवेशन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूं क्योंकि सिमिलर कलर हो जाने पर, 1 मिनट, पेन 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 कौन सा कलर ले लूं भाई, कौन सा कलर? जी हाँ, ये कलर मैं लेता हूं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि जावा की खोज किसने की थी? तो जावा की खोज की थी जेम्स गोल्सन ने। जावा की खोज किसने की थी? जेम्स गोल्सन ने की थी। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोल्सन, ये गोसलिंग लिखा हुआ, यहाँ गोल्सन सही होगा। ठीक है, जेम्स गोल्सन ने मतलब इसको क्या किया था, खोज किया था, इसकी खोज की थी, इसको विकसित किया था। तो यहाँ पर वही लिखा है कि सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोल्सन द्वारा विकसित किया गया था, और 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में इसको क्या किया गया था, रिलीज किया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो खोज किसने की? जेम्स गोल्सन ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखना है मेरे भाई आपको। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम ये 2 से 3 प्रश्न
2 से 3 नहीं तो कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो आता ही आता है मेरे भाई। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बेसिक जो नॉलेज होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन को उठाता है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, लेकिन जैसे फुल फॉर्म हो गया और भी चीज़ें हो गई, शॉर्टकट की हो गई, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से ही लिया गया है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन फिर से आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही लिया गया है। जो अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में। बात करते हैं, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। मतलब इसमें जितने भी मेंबर थे वो सब सारे के सारे क्या थे? ब्रिटिश थे। एक भी भारतीय इसमें नहीं था। ठीक है, सारे के सारे क्या थे इसमें? भारतीय नहीं थे। जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य रूप इसका जो मुख्य कार्य मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने, यहाँ चेम्सफोर्ड होगा, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड होगा, चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड, सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है, कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। और भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन का वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा लगाया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए, इसी के विरोध में, ठीक है, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय, ठीक है, किसकी? लाला लाजपत राय, ठीक है, की मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? क्योंकि यहाँ के पुलिसकर्मियों द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया था। तो लाठी की चोट से, मतलब लाठी की वजह से उनके सर में बहुत चोट आ गई थी, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, तो जम करके इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये डेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नहीं ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। याद रखना है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित एक बौद्ध परिसर है। यह भारत की एक सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सांची के स्तूप के बारे में कुछ खास बातें हम करते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला जो ये याद रखना है कि सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में करवाया था। इस स्तूप का केंद्रक बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनी एक साधारण गोलार्ध की ईंट की संरचना थी। इस स्तूप को पहले ईंटों से बनवाया गया था, जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया था। सांची के स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से हर एक बुद्ध के जीवन की कहानियों को दर्शाता है। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजा है, मतलब बढ़िया से सजा। भाई आप इसको देखिए, इसकी इमेज में लगा सकता था लेकिन लगाया नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी जहां पर चीज़ें इमेज वाली होंगी उसको हम जरूर इंक्लूड करेंगे मेरे भाई, ठीक है, ताकि आप जो चीज़ें ना देख रहे हैं उसको भी आप देख सकें। सांची के स्तूप को खोजने का श्रेय बंगाल के कैवलरी जनरल हेनरी टेलर को दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। उन्होंने साल 1818 में इसकी खोज की थी। सांची के स्तूप के जीर्णोद्धार का काम 1881 में शुरू हुआ और 1912 और 1919 के बीच तक। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। आपको याद रखना है, सारी चीजें डिटेल में आपको समझना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। आप सभी को पता होगा मेरे भाई अटल सुरंग के बारे में। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं अटल सुरंग क्या है, कहाँ है। तो अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है। यह सुरंग मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से क्या करता है? जोड़ता है। लाहौर स्पीति घाट से क्या करता है? जोड़ता है। उसके बाद बात करते हैं, यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और समुद्र, ठीक है मेरे भाई,
और यहाँ पर हम बात करते हैं और समुद्र तल से 3100 मीटर ऊंचाई पर बनी है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल, आप सबको पता होगा ये चीज, ठीक है, कोई नई बात नहीं आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था। याद रखना है आपको, ये डेट जरूर याद रखना है। क्या? 3 अक्टूबर 2020 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, आपको याद रखना है। इस सुरंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 3300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस सुरंग के निर्माण में ऑस्ट्रियन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। इस सुरंग में कई बेहतरीन सुविधाएं हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, हर 500 मीटर पर एक आपातकालीन निकास सुरंग है और स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम है। इस सुरंग के नीचे एक और आपातकालीन सुरंग है। इस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, उनको जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको अटल सुरंग से रिलेटेड मैंने आपको दे दी है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके साइंस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? ये क्या बन गया, कोई बात नहीं। तो भैया ये पित्तरस का स्राव जो होता है कहाँ से होता है? लीवर से, यानी कि यकृत से होता है। तो पित्तरस का स्राव यकृत से होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अमाशय के दाईं ओर स्थित होती है। यकृत से स्रावित होने के बाद पित्तरस अमाशय में जमा होता है, यानी गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है और भोजन करने के बाद पित्तरस ग्रहणी में स्रावित होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि पित्तरस पाचन क्रिया में मदद करता है और यह भोजन को पचाने योग्य बनाता है। और इसका कलर कैसे होता है? पित्तरस हरे पीले रंग का होता है। एक दिन में यकृत करीब 500 से 1000 मिलीलीटर पित्तरस बनाता है। पित्तरस बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। याद रखना है इसका कंपोजिशन किन किन चीजों से होता है। तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन और पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है मेरे भाई। और पित्तरस जो है वसा के पाचीकरण में क्या करता है? मदद करता है। और पित्तरस पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, हार्मोन, चयापचय और अन्य कार्यों में भी क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 10 प्रश्नों का समावेशन किया था। ठीक है, आज के स्लाइड में हमने 10 प्रश्न लिए थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? और अपना आप सजेशन जरूर दे सकते हैं कि क्लास और कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपका जो सजेशन होगा, आपकी जो सलाह होगी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। लव यू ऑल।